Hello and welcome back again to my YouTube channel. I am with you डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आप लोगों के साथ अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ. दिस वीडियो इज काइंड ऑफ अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द UPHESC 51 एडवर्टीजमेंट. क्या है ये UPHESC 51 एडवर्टीजमेंट? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UPHESC भी बोलते हैं, उसने अभी रिसेंटली एडवर्टीजमेंट 51 के अगेंस्ट जो है करीब 917 वैकेंसीज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज घोषित की और उसके लिए एक एजेंसी भी हायर की गई और उसके जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 10 अगस्त निर्धारित की गई है. अब इसके ऊपर मैंने हालांकि पहले भी वीडियो बनाई है कि क्या है ये UPHESC एडवर्टीजमेंट 51, इसमें कितनी वैकेंसीज हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं. इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया और उसके बारे में बताया कि कैसे फॉर्म फिल करना है. लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि वो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं उस फॉर्म को फिल करने में, और उनके डाउट्स भी हैं कि जो उन्होंने गलती कर दी है, क्या उसके बाद उनका एडमिट कार्ड जारी होगा या उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट तो नहीं होगा, या उन्होंने नेट JRF क्वालिफाई किया है तो क्या दोनों कॉलम फिल करने हैं, या PhD में हमने 1991 वाले कॉलम में टिक कर दिया है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या हमने फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे उसमें हमने बिना अटेस्ट किए यानी कि बिना सेल्फ अटेस्टेशन के हमने अपलोड कर दिया तो क्या हमें एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, वगैरह वगैरह. इस तरीके के बहुत सारे सवाल एकदम से मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा आ गए हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि टुडे I felt I should make a video separately on that issue covering all those doubts and questions. तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभी हाल फिलहाल में UPHESC ने एडवर्टीजमेंट 51 के तहत 900 करीब 17 वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला. ओके, और उसके लिए जो इन्होंने वेबसाइट दी वो थी आपकी www.uphesc51.com. आप इस वेबसाइट पे जाएंगे. इस वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी जिसपे आपसे आपकी कुछ थोड़ी सी डिटेल्स फिल कराएगा, जैसे कि आपका नाम वगैरह, आपका फादर्स नेम और आपका उसमें फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह, ये सब चीजें उसमें फिल कराएगा. और उससे होगा क्या, आपके उस रजिस्टर्ड नंबर पे जो भी नंबर आप दे रहे हैं वहां पर आपको एक OTP आएगा. OTP के बाद आपका वो जो भी डिटेल है वो बेसिक डिटेल रजिस्टर हो जाएगी. उसके बाद फिर वो आपसे उसी में ही आपसे वो एक पासवर्ड जो है वो सेट कराने के लिए बोलेगा. तो पासवर्ड के ऊपर मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि पासवर्ड जब आप निर्धारित करें तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि पासवर्ड कैसे निर्धारित होगा. क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो पासवर्ड में गलती कर रहे हैं, तो जब आपको पासवर्ड के लिए मांगा जाएगा तो उसमें कंडीशन ये है कि एक जो लेटर है वो कैपिटल हो, कम से कम उसमें एक स्मॉल लेटर जरूर हो, उसमें एक नंबर जरूर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं हम, जैसे कि कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेज में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि @ या परसेंटेज या एंड का सिंबल या अंडरस्कोर, इस तरह के कोई ना कोई आपको एक सिंबल यूज करना है और कम से कम 6 से 8 या 10 के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए. इस तरीके से आप पासवर्ड जनरेट करेंगे. पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपका जो भी है एक ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे जो भी आपने नंबर दिया है उस पर एक मैसेज के फॉर्म में आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी वो आ जाएगा. तो ये चीज मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई है. अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये प्रोसेस पूरी करने के बाद फिर आप दोबारा से वहां पर उसी वेबसाइट पे जो मैंने आपको वेबसाइट बताई UPHESC51.com, उसमें इस तरह की 3 लाइनें बन के आ रही होंगी साइड में छोटी सी. ठीक है, उन 3 लाइनों पे जब क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन, ठीक है, और सिलेबस, नोटिफिकेशन, सिलेबस. वहीं पर नीचे ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन. ठीक है, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन. इस रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन का मतलब क्या है, जिन भी लोगों ने रजिस्टर ऑलरेडी कर लिया है
तो वो लोग वहां पर जाके अपनी बाकी की डिटेल भरेंगे। तो जहां पर लिखा आ रहा होगा कि थोड़ा सा हल्का आ रहा है, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, ठीक है। वहां पर आप क्या करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक कई पेजेस का फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। कई सेक्शन खुल जाएंगे। उसमें पहला पेज होगा कि आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। उसमें आपका पूरा डिटेल मांगेगा, आपका नाम, फादर्स नेम, आपकी कैटेगरी, आपका एज, आपका जो मैरिटल स्टेटस है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, ठीक है। आपकी कैटेगरी की आप ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल हैं, ओबीसी वगैरह, ये सारी चीजें फिल कराएगा। और ये सब कराने के बाद फिर आपसे जो है उसमें ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट। आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। अब आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं, दीज डिटेल्स शुड बी एज पर दी 10th मार्कशीट, यानी कि आपका नाम आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि वही आपसे फाइनल में चेक करेगा कि आपका जो नाम 10th की मार्कशीट में है या हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में है और डेट ऑफ बर्थ या जन्म तिथि वही आपके उसमें होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जहां जो गलती कर दी तो आप उसे बाद में आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो पहला पेज में ये बेसिक डिटेल्स है, आप भर देंगे। फिर दूसरे पेज में आपसे फिर आपकी क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या किया है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, वो सब पे डिटेल फिल कराएगा। फिर वहीं पर एक ऑप्शन आता है कि आपने पीएचडी किया हुआ है और आपका जो मास्टर्स डिग्री है वो 1991 से पहले की है। तो बहुत से बच्चों ने इस पे यस कर दिया है। ये बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। उस कॉलम पे यस तभी करना है जब आपका जो भी आपने पीजी किया होगा अपना या स्नातकोत्तर डिग्री आपने अगर 1991 से पहले की है और तब आपका पीएचडी, यानी कि पीएचडी तो है लेकिन आपकी पीजी जो है वो 1991 से पहले की है, तभी आप उस ऑप्शन को क्लिक करें। और ऐसे केस में बहुत ही कम लोग होंगे जो मतलब पुराने होंगे जिन्होंने पहले ही पीएचडी की है और 1991 से पहले करीब पीजी किया है। अदरवाइज ज्यादातर जो लेटेस्ट जो बच्चे हैं वो अभी बात के ही हैं। हाँ, जो काफी जो एजेड लोग हैं 45 प्लस में है या 50 प्लस में है या 55 प्लस में है, तो उस केस में हो सकता है कि उन्होंने 91 से पहले पीजी किया हो। लेकिन अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो चांसेस ये हैं कि वो 91 के बाद के होंगे। तो आप ये देख लीजिए कि आपका पीजी कब है, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कब किया है, 1991 के बाद है, तो आप उस कॉलम पे नो कर देंगे, ठीक है, पहली चीज। और अगर किसी ने धोखे से यस कर दिया है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने यस कर दिया है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप पीएचडी हैं तो लोग ये समझ रहे हैं कि यही ऑप्शन है जो पीएचडी के बारे में मांग रहा है। तो जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो उस कॉलम पे क्लिक कर देते हैं बिना ये देखे कि वो 91 की बात कर रहा है या क्या बात। अगर क्लिक हो गया है तो कोई बात नहीं, आप अगर दोबारा से रेक्टिफिकेशन के लिए फॉर्म खोलता है तो उसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप फीस सबमिट हो गई है तो मेरा ये समेशन है, मुझे ये उम्मीद है कि आपको डिबार नहीं किया जाएगा। हाँ, बाद में जब आप का सिलेक्शन होता है और आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उस टाइम पे फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, ये फॉर्म में गलती थी और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाद के हैं, तो वो वहां पर करेक्शन हो सकता है या बाद में आप आयोग में जाकर उसे करेक्ट करा सकते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे समेशन ये कि आपको एग्जामिनेशन देने दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जब लास्ट ऑप्शन आता है जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो वहां पर सबसे पहले आपको फोटो और सिग्नेचर की बात आती है, फोटो और साइन। तो ये मैंने पहले ही बताया अपनी वीडियो में, ये 30 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। पहले से आप इसको सेव करके रखें, 30 से 50 केबी का होना चाहिए। आसानी से आपका जो है फोटो साइन अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड नहीं करने हैं, आपको बता दूं क्या क्या है उसमें 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है, और अगर आपने नेट जेआरएफ किया है तो वो अपलोड करना है, और पीएचडी अगर आपने की है तो पीएचडी का आपको सर्टिफिकेट या डिग्री वो अपलोड करना है। तो अब बहुत से बच्चों में ये लिखा हुआ है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड, अब बहुत से बच्चों ने बिना सेल्फ अटेस्ट किए अपलोड कर दिया, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत बड़ी गलती नहीं है कि अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया और आप ही के डॉक्यूमेंट है, कल को जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप उसे चेक कराने के लिए जाओगे तो उन जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से क्रॉस वेरीफाई किए जाएंगे। अगर वो मैच खाते हैं, सब कुछ सेम है, नंबर सेम है, उसमें रोल नंबर सेम है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है, तो सेल्फ अटेस्टेशन का फिर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता। वो इसलिए होता है कि हाँ, बच्चे ध्यान से उसे ये प्रमाणित करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मेरे ही हैं। तो उसके लिए किसी को एग्जाम से रोकना कोई समझदारी का वो नहीं होता है, ना ही उस पर कोई एग्जाम से पे किसी को रोकना चाहिए। वो तो आप बाद में प्रूव होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए किसी को एग्जाम देने से हम वंचित नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो बाद की चीज है। जब सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चे तो उसके बाद भी रुकते हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न में तो बाद में भी अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या आपके डॉक्यूमेंट गलत हैं तो वहां भी आपको रोका जा सकता है।
तो किसी से को 2000 रुपये लेके आपने 2000 रुपये की फीस ली है उससे, तो आपको सिर्फ इस बेस पे आप उसको, क्योंकि अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम उसको अलाउ कर रहे हैं, एलिजिबल कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अगर उसने पीएचडी या नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, यानी कि वो एलिजिबल है उस एग्जाम को देने के लिए। अगर उसने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है तो उसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप घबराए नहीं। और कैसे सेल्फ अटेस्ट करना है, देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर तो सेल्फ अटेस्ट नहीं होंगे, तो बेहतर ये है कि उसकी कलर्ड फोटोकॉपी निकलवाइए, उस पर साइन कीजिए, या ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा लेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे अपलोड कर, क्योंकि उन्होंने वहां कोई मेंशन नहीं किया है कि आपको कलर्ड फोटोकॉपी या कलर्ड, बस उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने सेल्फ अटेस्टेड। तो अब ओरिजिनल मार्कशीट पे तो कोई सेल्फ अटेस्ट करेगा नहीं, साइन करेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है उसकी फोटोकॉपी पे ही सेल्फ अटेस्ट होगा, साइन किए जाएंगे और उसे अपलोड किया जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो चीज ये हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे ने कहा है कि सर हम जेआरएफ हैं क्वालिफाइड, तो क्या हम नेट वाले पे भी टिक करें? जाहिर सी बात है जो जेआरएफ है वो तो नेट तो होगा ही होगा, क्योंकि जेआरएफ भी नेट में जो टॉप होल्डर होते हैं वो होते हैं। तो आपको दोनों पे टिक करना है, नेट पे भी और जेआरएफ पे भी। और दोनों का सर्टिफिकेट, पहले क्या होता था, इशू होता था, अब आज के टाइम में एक ही सर्टिफिकेट होता है शायद। तो अगर आपका एक ही सर्टिफिकेट है नेट जेआरएफ का, तो आप दोनों कॉलम में सेम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अदरवाइज अगर आप पहले के नेट हैं तो पहले नेट का अलग आता था, जेआरएफ का एक अवार्ड लेटर अलग आता था। तो जो उसका अवार्ड लेटर है वो आप अपलोड करेंगे, दोनों ही कॉलम में यस करेंगे। और उसके बाद अगर आपका पीएचडी है तो पीएचडी की, अगर आपका डिग्री है तो डिग्री अपलोड करिए, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो आप नोटिफिकेशन को अपलोड कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन भी पूरे इंडिया में मान्य है जॉब के लिए। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन अपलोड करिए, और डिग्री मिल गई है तो आप उस डिग्री को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उसे फाइनली आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आप पेमेंट करिए। जो भी आपका जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी है, सबमिट करने के बाद अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे पास इसे रिप्लाई में मेल नहीं आया। तो कई बार ऐसा होता है मेल नहीं भी आता है, लेकिन आपने फॉर्म सबमिट किया है, फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया, और उसके बाद एक फॉर्म का फाइनल पीडीएफ जनरेट होता है। तो पीडीएफ जनरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि आपने सही से फॉर्म भर लिया है। अब सारी जितनी भी उसमें एंट्रीज हैं वो आप चेक कर लीजिए, आपने सही से भरी है नहीं भरी है। और फाइनल फॉर्म भरने से पहले, फाइनल सबमिट करने से पहले वहां पर एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड सबमिट। तो जब आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उसमें क्या क्या आपने भरा है, कहीं कोई गलती है तो आप एक बार चेक कर लीजिए और दोबारा से बैक जाके उसमें एडिट कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन है। लेकिन एक बार फाइनल सबमिट हो गया उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो फाइनल सबमिट तभी करिए जब आप देख लेंगे सारी चीजें उसमें सही भरी हैं, और भरने के बाद फिर उसकी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। उस पीडीएफ को आप अपने मेल पे सेव कर लीजिए, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप कर लीजिए एक दूसरे को अपने आपस में घर में, जिससे वो सेव रहेगा। दूसरा मेल पे सेव कर लीजिए, और एक उसकी प्रिंट आउट कॉपी निकाल के भी रख लीजिए आगे फ्यूचर में कम्युनिकेशन करने के लिए आयोग के साथ। ओके, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आपका सक्सेसफुली यूपीएससी का फॉर्म भर जाएगा, और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई गलती हो जा रही है तो आप पैनिक मत होइए कि पैनिक होने के चक्कर में, लेकिन सलाह यही है कि फॉर्म को बहुत ध्यानपूर्वक भरिए, क्योंकि उसमें सेव का ऑप्शन है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप सेव कर दीजिए और लॉग आउट कर दीजिए। बाद में वो दोबारा से इन्फॉर्मेशन देख के फिर दोबारा से लॉग इन करके भरिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि फॉर्म होता है वो आपको एक ही बार में भरना है। ये फॉर्म ऐसा है कि आप कई बार में भर सकते हैं। मानिए आपको कुछ डिटेल पता है, वो आपने भर दी और सेव कर दिया, बाकी डिटेल आप दोबारा से भर सकते हैं। तो उसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। बहुत से बच्चे जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी से आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप लोग जो फॉर्म भर रहे हैं या जो फॉर्म भर चुके हैं या जो फॉर्म भरने वाले, तो वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप फॉर्म भरिए। तो उससे आप यूपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो आप दे पाएंगे और सक्सेसफुली दे पाएंगे। और अभी से तैयारी में जुट जाइए। और मैंने इससे पहले भी वीडियो शेयर की है जीएस के सिलेबस के ऊपर, बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आगे भी मैं सिलेबस वगैरह डिस्कस करूंगा, जैसे कॉमर्स का सिलेबस हो गया, इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया, या अदर सब्जेक्ट का सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस भी अपडेट हुआ है, पिछले साल के सिलेबस से इस बार का सिलेबस कॉमर्स का अपडेट हुआ है, इकोनॉमिक्स का मुझे देखना पड़ेगा क्या है उसमें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं टाइम टू टाइम आपके लिए रिक्वायर्ड वीडियोस शेयर करता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।